तो स्टूडेंट्स हम लोग 10 वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 10 वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टडी के लिए वो टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। टॉपिक का क्या नाम है? फोटो रेस्पिरेशन। देखिए ये जो रेस्पिरेशन है ये रेस्पिरेशन नॉर्मल रेस्पिरेशन से डिफरेंट है। कैसे? किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। इस रेस्पिरेशन के अंदर कार्बोनिक जो सब्सटेंस होते हैं लाइक एज द C6H12O6 आर ऑक्सीडाइज प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन बट नॉट प्रोड्यूस द एनर्जी। ठीक है, क्या नहीं बनेगी? इसमें एनर्जी नहीं बनेगी। जबकि नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर किसका प्रोडक्शन होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो जब इसके ऊपर डेफिनेशन करेंगे तो डेफिनेशन के अंदर क्या नोट करेंगे? देखिए ऐसे नोट कर लेंगे कि रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन एडिशन टू नॉर्मल रेस्पिरेशन। Respiration taking place addition to normal respiration in photosynthetic part of plant in the presence of sunlight is called the photorespiration। क्लियर हो गया क्या आपको ये बात कि respiration taking addition of the normal respirations by the photosynthetic part of plant is known as the respiration। कि प्लांट के जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, तो फोटोसिंथेटिक पार्ट कौन होगा? लीव्स। लीव्स जो होगी वो एडिशन एक रेस्पिरेशन करती है जिसको क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड्स या कार्बोनिक फूड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस द O2 बट नॉट गिवन द एनर्जी। ठीक है, दिस इज नॉन एज द फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया आप क्या? कि देखिए जब रेस्पिरेशन होगा तो ये जो प्रोडक्ट है इससे क्या बनेगी? CO2 तो बन जाएगी बट क्या नहीं बनेगी? एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन C6H12O6 फिर ऑक्सीजन से करवाते तो क्या बनता है? O2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इसी का प्रोडक्शन होता है ना। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन तो होगा बट नॉट प्रोड्यूस द एनर्जी। दिस इज नॉन एज द फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन टर्म गिव बाय द कोर्टोव। किसने दिए? कोर्टोव ने दिए। फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन द C3 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स के अंदर जो जितना प्रोडक्ट बनता है, जितनी प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोडक्टिविटी यूज में किस में आ जाती है? फोटो रेस्पिरेशन के लिए यूज में आ जाती है। क्लियर होगी ना? यानी C3 प्लांट्स की स्पेसिसिटी होती है क्या करना? C3 जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन करते। तो ये इसकी क्या होगी? स्पेसिसिटी हो जाती है। जितनी एनर्जी यूज में आती है, जितनी प्रोडक्ट बनता है उतना प्रोडक्ट ही क्या जाता है? यूज में आ जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेस्क्रिप्टिव एक्टिविटी बोलते हैं। डेस्क्रिप्टिव एक्टिविटी यानी C3 प्लांट्स की ये डेस्क्रिप्टिव एक्टिविटी होती है और ये C4 प्लांट्स में नहीं होती है। ध्यान में रखना ठीक। C4 प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, केवल किस में होती है? डेस्क्रिप्टिव प्लांट्स के अंदर, जिनको अपन क्या बोलते हैं? C3 प्लांट्स बोला जाता है। ठीक है, और C4 प्लांट्स, C4 जो साइकिल C4 प्लांट्स कौन से? जो हाई टेम्परेचर वाले होते हैं, जब वाटर लेस देन हो वहां पर भी ग्रो कर जाते हैं, वो C4 प्लांट्स होते हैं। और C3 प्लांट्स कौन से होते हैं? जो लगभग 10 से 20 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करते हैं। चलिए एक वर्ड है वारबर्ग इफेक्ट। क्या नाम है? वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट का मीन्स ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन्स
photosynthesis is reduced. Photosynthesis is known as the Warburg effect. क्लियर होगी? इतनी छोटी सी तो बात है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. सो ऑक्सीजन इनहिबिशन फॉर फोटोसिंथेसिस. अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऑक्सीजन और जो है वो क्या करता है, जैसे एंजाइम का नाम होता है ना, अपन ने पीछे एंजाइम किए थे, कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात की थी अपन ने, कॉम्पिटेटिव एंजाइम्स की बात की थी ना. अब कॉम्पिटेटिव एंजाइम्स में क्या होता है कि एंजाइम्स को पता नहीं चलता कि अपन को किसके साथ जुड़ना है. जैसे C3 साइकिल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम है. कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को एंजाइम होता है. तो अगर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो जाएगा तो रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की जगह ऑक्सीनेज करना स्टार्ट कर देगा. किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? ऑक्सीनेशन की तरह बिहेव करने लगेगी. ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ देता है, ना कि CO2 को अपने साथ में जोड़ पाता है. तो जब CO2 जुड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं ना. तो इसीलिए वारबर्ग ने ऑक्सीजन्स को इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्ड दिया है. किसने? वारबर्ग ने दिया है. क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोक्सिलेज है ना कि एक्सेस, अगर CO2 ज्यादा है तब तो कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेंगे. अब यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो वो ऑक्सीनेज की तरह बिहेव करेंगे, यानी रुबिस्को एंजाइम. और जब ऑक्सीनेज होगा तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रिड्यूस हो जाती है. तो ये था वारबर्ग इफेक्ट. चलिए, अब उसके बाद में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो रुबिस्कोज जो एंजाइम होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होने पे रुबिस्कोज एंजाइम टू बिहेव द ऑक्सीनेज, यानी CO2 को जोड़ने की बजाय O2 को अपने साथ जोड़ेगा. To behave the oxinase, it form oxidized phosphoglyc acid. और क्या बना लेगा ये? It form oxidized होगा, oxidized और oxidized to form photoglycolic acid. फोटोग्लाइकोलिक एसिड, यानी किसकी जगह? C3 प्लांट में जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था ना, उसकी जगह क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड इज 2 कार्बन कंटेनर. तो दिस साइकिल इज नॉन एज द C2 साइकिल्स. दिस साइकिल इज नॉन एज द C2 cycles and glycolate cycles because the formation of phosphoglyceric acid is retarded and rate of CO2 assimilation is reduced. क्लियर होगी ना इतनी बात आपके? कि देखिए अपन क्या कर रहे थे, वारबर्ग इफेक्ट कर रहे हैं. वारबर्ग इफेक्ट का मीन्स क्या होता है कि CO2 लेवल ज्यादा हो गया. जब C3 प्लांट में CO2 लेवल ज्यादा हो गया तो रुबिस्कोज जो एंजाइम्स होगा वो ऑक्सीनेज की तरह बिहेव करेगा. रुबिस्कोज एंजाइम टू बिहेव द ऑक्सीनेज एंड the combining with the oxygens, the ribulose 1,5-phosphate to produce the photoglycolic acids to form the, किसका फॉर्मेशन कर लेगा ये? एक फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड, मैंने फोटो गलत बोल दिया, ध्यान में रखना. फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड टू फॉर्म द फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ध्यान में रखना, फोटो गलत बोल दिया तो फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड. अब फोस्फो जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो कितने कार्बन कंटेनर है? 2. इसको ग्लाइकोलिक भी बोला जाता है. और साइकिल्स का अदर नेम क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलेट साइकिल. ग्लाइकोलेट साइकिल्स, जैसे वो C3 साइकिल्स थी ना तो ग्लाइकोलेट साइकिल्स हो जाती है. फिर नेक्स्ट अपन बताते हैं कि CO, अब ग्लाइकोलेट साइकिल्स वाज स्टडीड बाय द डेकर एंड टीओ. C2 साइकिल्स है ना, ये इसको C2 साइकिल्स भी बोलेंगे. 2 कार्बन कंटेनर बन रहा है यहाँ पे. तो इसको एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? डेकर और टीओ थे. चलिए, अब अपन
मेन टॉपिक तो अपना फोटो रेस्पिरेशन ही चल रहा है ना, कि ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो C3 साइकिल्स की जगह कौन सी साइकिल होगी, C2 साइकिल्स होगी। फोटो रेस्पिरेशन किन किन ऑर्गन्स में होता है, ऑर्गेनल्स में होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनल्स है माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या है, परऑक्सीसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। क्लोरोप्लास्ट ये वो ऑर्गन है जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे सभी तक है। 3 पॉइंट्स किए यहाँ पे अपन ने, फोटो रेस्पिरेशन, वारबर्ग इफेक्ट, C2 साइकिल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, नॉर्मल से ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो फैक्टर को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं फोटोसिंथेसिस को, उसके अपन एक तो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर। तो जो एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो तो आपको भी पता है, नॉर्मली टेम्परेचर, वाटर, लाइट, CO2, O2, ये सब किस में आते हैं, एक्सटर्नल में आएंगे। इंटरनल के अंदर जैसे लीव्स की पोजीशंस आ जाएगी, ठीक है, स्टोमेटा के नंबर आ जाएंगे, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के नंबर आ जाएंगे। ये सब किस में आएंगे, इंटरनल के अंदर इंक्लूड करते हैं अपन। अब ये कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने के अंदर एक तो मेन पॉइंट चलता है अपना कार्डिक पॉइंट, यानी कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस। कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस, ठीक है, कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस याद रह जाएगा ना वर्ड। यानी फैक्टर के अंदर क्या लेते हैं अपन, कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस। अब कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस के अंदर 3 कार्डिनल पॉइंट्स लेते हैं। एक तो है मिनिमम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट एंड द मैक्सिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट्स, द पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी यानी कम से कम वो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमम, इन दिस पॉइंट द फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। मैक्सिमम, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिक्रीज। यानी मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा होने, देखिए फैक्टर लिमिट में होने चाहिए, यानी जितनी कम से कम उतने फैक्टर होने चाहिए जो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर सके। दिस इज नॉन एज द मिनिमम। द ऑप्टिमम, द पॉइंट वेयर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज इंक्रीज्ड, इज नॉन एज द ऑप्टिमम, ठीक है। मैक्सिमम इज द हाई लेवल, बहुत ज्यादा हो गया, तो वेयर फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीज, दिस पॉइंट इज नॉन एज द कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में रहेगा, क्या रहेगा, ब्लेकमैन। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। क्या है, ब्लेकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लेकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है रिक्वायरमेंट क्या है, CO2 है, वाटर है, सनलाइट है, मिनरल्स है, ये सब CO2 रिक्वायरमेंट है, ये फैक्टर पर मानते हैं। अब इस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि आप बताते हैं कि जो फैक्टर, दोज फैक्टर आर लेस अमाउंट टू बिहेव द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। दोज फैक्टर्स आर लेस अमाउंट या लेस क्वांटिटी टू बिहेव द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस, like as
present, the CO2 is the less amount in the atmosphere, the water, minerals, sunlight and are the minimum amounts. ठीक है, यानी कि वाटर, सनलाइट ये सभी तो उस अमाउंट में है जो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए जरूरत होती है, बट CO2 लेस अमाउंट में ये उतनी नहीं है जितनी फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए. तो हियर CO2 इज द लिमिटिंग फैक्टर. बस इतनी सी बात है और इसमें ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं. कि ब्लैकमैन ने ये कहा था कि दोज फैक्टर्स आर लेस अमाउंट where photosynthesis is not start, the photosynthesis is not active, the factor is known as the limiting factor. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि CO2 कम है, एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, ये उतनी नहीं है जितनी फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर पाई. बाकी सभी लिमिट जितने भी है वो सभी मिनिमम अमाउंट में है या ऑप्टिमम अमाउंट में है जो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर सकते हैं. तो अब यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि सभी कंपोनेंट क्या होने चाहिए, मिनिमम अमाउंट में होने चाहिए. इसीलिए CO2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा. इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी है. चलिए फिर उसके बाद में अपन देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. तो एक्सटर्नल फैक्टर लेंगे अपन स्टडी में. क्या लेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर. चलिए एक्सटर्नल जो फैक्टर है उसके अंदर अपन फर्स्ट फैक्टर क्या लेंगे, फर्स्ट फैक्टर हमारा रहेगा लाइट. ये मेन ही होती है फोटोसिंथेसिस के लिए ना, लाइट. तो क्या होगा, लाइट रहेगी. अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए PAR है ना, PAR पता है ना. PAR क्या होता है आपको सबको पता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. कुछ बुक्स में 390 से आ जाती है तो कुछ में 400 नैनोमीटर से आ जाती है. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये घबराने वाली कि वहां ये बता दिया यहाँ अब ये बता रहे, दोनों ही सही होते हैं. अब देखिए, अब जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए लाइट कौन सी है, रेड या फिर ब्लू. यानी रेड पे बहुत ज्यादा है, ब्लू पे थोड़ा कम होगा, लेकिन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस. बट द ग्रीन photosynthesis is not start because the leaf is not absorb the green light. लीव्स होगी वो ग्रीन लाइट को अब्जॉर्व नहीं करेगी. सबसे ज्यादा अब्जॉर्व करती है रेड लाइट को जो 70 नैनोमीटर वाली है, यानी 680 नैनोमीटर से 70 नैनोमीटर, और उसके बाद में ब्लू लाइट को अब्जॉर्व करती है. ठीक है, अगर देखिए अपनी ये बात ये करके चले कि 390 से लेके 760 नैनोमीटर विजिबल पॉइंट है. ये स्पेक्ट्रम किसका है, 390 से 760 क्या विजिबल स्पेक्ट्रम होता है. अगर लाइट रेड जोन से ज्यादा हो जाए, द वेवलेंथ यानी रेड वेवलेंथ से ज्यादा की लाइट अगर अब्जॉर्व की जा रही है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी फोटोसिंथेसिस. बिकॉज to the high wavelength light the chloroplast become destroy and the photosynthesis is stop is known as the solarizations. क्लियर होगी इतनी बात आपको कि ये लाइट अगर रेड से ज्यादा हो जाएगी, हाई वेवलेंथ की हो जाएगी, तो ज्यादा लाइट होने की वजह से, यानी कि स्टार्टिंग जैसे देखिए रेड पे ब्लू पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो ब्लू से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की वेवलेंथ होती है, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. बट रेड जोन से भी अगर ज्यादा हाई लेवल की लाइट देंगे तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसको सोलराइजेशन बोलते हैं. और सोलराइजेशन की वजह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. तो लाइट का क्लियर हो गया. नेक्स्ट फैक्टर अपन लेंगे टेम्परेचर. क्या लेंगे, टेम्परेचर. देखिए टेम्परेचर क्या है कि डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट हैबिटेट प्लांट्स to require the different temperature for the photosynthesis. Like the some plants,
आर फोटोसिंथेटिकली -35 degree Celsius temperature. The some plants 55 degree temperature for the photosynthesis. तो अलग अलग प्लांट, जैसे सम है 75 भी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो इसीलिए देखिए ये इनकी क्या होगी, जैसे कुछ प्लांट 35 है, कुछ 55 है, कुछ 75 टेम्परेचर पर भी अपना क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर इनके ये मान लीजिए ये इनके रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम पॉइंट हो गया सभी ये इन प्लांट्स का, अगर मिनिमम पॉइंट से टेम्परेचर को अपन 10 टू, है ना, ठीक है, यानी कि अपन ये मान, या फिर अपन मान सकते हैं अगर कि लिमिट एक जर्नली अपन पॉइंट्स लेंगे तो अलग अलग प्लांट्स की बात हो गई। अगर जर्नली टेम्परेचर की बात करें तो इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस 10 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस, यानी जर्नली टेम्परेचर 10 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। देन द हायर लेवल्स ऑफ द टेम्परेचर्स photosynthesis reduce because Rubisco with CO2 decrease result in decrease in the rate of photosynthesis, कि Rubisco CO2 को बाइंड नहीं कर पाता इन द, जैसे मान लीजिए कुछ प्लांट्स है ये 75 डिग्री सेल्सियस पे अपना क्या करे, फोटोसिंथेसिस करे। अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे बहुत ज्यादा, यानी इसका टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस कर दी, 100 डिग्री छोटे 90 कर दिया, 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस फिर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि रूबिस्को एंजाइम्स CO2 को बाइंड नहीं कर पाता है, तो बाइंडिंग इज फेयर रूबिस्को एंजाइम टू CO2, यानी CO2 और रूबिस्को एंजाइम के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, और जब बॉन्डिंग नहीं होगी तो फोस्फो PGA का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाते हैं, किस पे, हाई टेम्परेचर पे। चलिए, और ज्यादा लाइट हो रही है तो क्लोरोप्लास्ट डीनेचर्ड हो जाता है। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास में। फिर है वाटर। वाटर जो होगा ना वो ज्यादा मेन रोल प्ले नहीं करता, कि प्लांट जितना भी वाटर अब्जॉर्ब करते हैं उसमें से केवल 0.1% वाटर ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज में आता है। ओनली 0.1% water absorbed for the photosynthesis out of absorbing the water through the plants, यानी प्लांट जितना वाटर यूज में, तो ये अपने आप में लिमिटिंग फैक्टर यूज नहीं हो सकता, तो ये ज्यादा ही। लेकिन अगर मान लीजिए सोइल में बिल्कुल भी वाटर नहीं, अगर सोइल में ही वाटर खत्म हो गया तब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर सोइल में वाटर है ना तब फोटोसिंथेसिस है, पर वाटर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है ये। लेकिन अगर सोइल में ही वाटर कम हो गया, रूट वाटर को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जब तक रूट वाटर को अब्जॉर्ब करती है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर लिमिटिंग फैक्टर नहीं बन सकता। चलिए फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ऑक्सीजन का ना। ऑक्सीजन में ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, टू डिक्रीज द लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ऑक्सीजन इज द इनहिबिशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस because the oxygens are competitor of the CO2. Oxygens are competitor to CO2. The high level of the oxygens Rubisco's enzymes to behave the oxynase and the photosynthesis is retarded. ध्यान में रखिएगा। अब आपसे पूछ ले कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हाई लेवल में एंजाइम्स या प्रोटीन्स कौन सा होता है, तो वो होता है रूबिस्कोस प्रोटीन या रूबिस्कोस एंजाइम। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे इंटरनल फैक्टर की। अब CO2 तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो CO2 होती है एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 0.03% CO2 होती है। ठीक है, CO2 इज द मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। become the less amount of the CO2, अगर CO2 कम हो जाएगी the photosynthesis process become stop,
क्लियर होगी ना ये बात आपके, कि जितनी होनी चाहिए उतनी तो जरूरत है, अगर जरूरत से कम हो जाएगी तो भी फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। और अगर C3 प्लांट्स में CO2 की कंसंट्रेशन 0.05% इंक्रीज होने लगेगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि CO2 प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस 0.03 कंसंट्रेशन पर ही इंक्रीज हो जाती है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी होती है, 0.03% तो है ही, C3 प्लांट्स के अंदर 0.05% हो जाए तो ये फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और C4 प्लांट्स के अंदर 0.03% पर ही फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। यानी कुछ टाइम्स के लिए तो हाई होगी, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी, धीरे धीरे, क्योंकि क्यों होने लगे, क्योंकि अदर फैक्टर लिमिटिंग में आ जाएंगे ना। भाई देखिए 0.05% तक तो चल रहा है, लेकिन अगर ये हो जाए 0.08% हो जाए, अब यहाँ पे आकर के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज द अदर फैक्टर आर लिमिटिंग फॉर्म, वो कम होगी ना, कि सबकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा या फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। एक तो मान लीजिए फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया और बाकी के फैक्टर क्या रह गए, कम रह गए, तो कम फैक्टर है तो वो लिमिटिंग में आ गए, और लिमिटिंग आएंगे तो भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा। कि इफ द इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड्स, the photosynthesis is reduced because the other factor in the form of limiting. Next है internal factor. Internal factor. इंटरनल फैक्टर के अंदर अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो इंटरनल फैक्टर की जब भी बात करेंगे तो लेंगे क्लोरोफिल। फर्स्ट इंटरनल फैक्टर क्या आएगा, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल्स के अंदर अपन बताते हैं, क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। दो चेंज द लाइट रिएक्शन इनटू द केमिकल्स रिएक्शंस टू चेंज द लाइट रिएक्शन इन द क्या काम है इसका, क्लोरोफिल का, कि जो लाइट है उसको किस में चेंज कर देता है, केमिकल में चेंज कर देता है। यानी लाइट एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज कौन करता है, क्लोरोफिल चेंज कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल्स है अगर उसके नंबर इंक्रीज होंगे तो क्या इंक्रीज होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बाकी के सभी फैक्टर भी क्या होने चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में होनी चाहिए, तभी होगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, देखिए अगर जो फोटोसिंथेटिक साइट है, यानी फोटोसिंथेटिक साइट क्या है, लीव्स, और लीव्स में क्या प्रेजेंट है, ध्यान में है ना आपके, लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेटिक की साइट क्या हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स। तो एरियल फैक्ट इसे लीव्स के अंदर सफिशिएंट में फूड प्रेजेंट है, देन द फोटोसिंथेसिस इज रेड्यूस्ड। इफ दैट द फूड आर ट्रांसपोर्ट द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, द फर्दर फोटोसिंथेसिस बिकम स्टार्ट। कि लीव्स में फूड है तब तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और ये जो फूड होगा वो प्लांट्स के अदर पार्ट तक चला जाएगा, रूट स्टेम लीव्स। तो यहाँ से साइट खाली हो गई, और साइट खाली होते यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जो लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी फोटोसिंथेसिस पे क्या डालती है, अपना इफेक्ट डालती है। ये बताएगी कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो नंबर ऑफ द स्टोमेटा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द स्टोमेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा एंड द पोजीशन ऑफ द स्टोमेटा पे डिपेंड करती है। इफ द स्टोमेटा आर द मोर, ठीक है, इफ द स्टोमेटा आर द मोर ओपन द मोर टाइम्स, CO2 consume the more, the photosynthesis is increase। स्टोमेटा ज्यादा होंगे, ज्यादा समय तक खुले रहेंगे,
जितने ज्यादा समय तक ओपन रहेंगे उतने ज्यादा क्या होगा, CO2 को लेंगे, और CO2 को लेंगे तो वो क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे फैक्टर अफेक्ट करने वाले, अफेक्टिंग फैक्टर थे। चलिए अब जैसे आप एक वर्ड बनता है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि फोटो सिंथेसिस जो है उसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या रहेगा, आपको पता ही है थैलेकोइड है, थैलेकोइड पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। तो यूनिट क्या हो जाएगी, क्वांटासोम होगी, आपको ध्यान रखना होगा। और कहाँ प्रेजेंट है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक आपके। चलिए अब आज के जो क्वेश्चंस है वो आप नोट कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे आज के लिए। इसके अंदर आप क्वेश्चंस नोट कीजिएगा। Which elements are required for the photolysis of water? Photolysis of water, photolysis of water के लिए है ना कौन सा मिनरल्स रिक्वायर्ड है, which minerals are required photolysis of water? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा सेकेंड क्वेश्चन आप नोट कीजिए कि जो CO2 है, CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स के रिडक्शन के लिए ना, CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स के रिडक्शंस के लिए, फॉर द रिडक्शन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिड्यूसिंग पावर जनरेटेड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज द बेस्ट, फॉस्फोराइलेशन इज द बेस्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया, देखिए फॉर रिडक्शन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 reducing power generated during non cyclic phosphorylation is the best। वापस सुनिए कि CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स के रिडक्शन के लिए, नॉन रिडक्शन के लिए कितने हाइड्रोजन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे मैं आपको ऑप्शन दूं 24 हाइड्रोजन साइन, 36 हाइड्रोजन साइंस, 32 हाइड्रोजन साइंस या 12 हाइड्रोजन आयंस। क्लियर हो गई क्या ये बात आपके? तो ये आपको क्वेश्चंस के आंसर मुझे सेंड करने हैं विथ द नेम।